नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज की सेशन में हम जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 में जीएफ एंड एआर के चैप्टर 5 के एमसीक्यूज के बारे में हल करने वाले हैं। इसकी जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूँ। वहाँ जाकर के आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और ये एमसीक्यूज आपको हो सकता है एग्जाम में एज इट इज़ मिल जाए। मेरी एक फिलोसॉफी रही है मित्रों कि आप पहले थ्योरी पढ़ें। हालांकि यूट्यूब पर थ्योरी के जो वीडियोज़ है उनको लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि पढ़ने वाले लोग जो है वो कम मात्रा में होता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग नहीं पढ़ने वाले, लेकिन एमसीक्यूज़ को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप इसके उलट पहले थ्योरी पढ़िए, फिर एमसीक्यू जा करके पढ़िए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हर चैप्टर की आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद उस चैप्टर का आपको एमसीक्यूज़ मिलेगा। इससे आपको दुगना फायदा होगा। जो भी डाउट का आपको समझ में नहीं आया या ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको थ्योरी के दौरान समझ में नहीं आएगी, उनका टेस्ट आपके एमसीक्यूज़ में हो जाएगा। एमसीक्यू जब आप हल करेंगे, यदि आपकी चीज़ें नहीं आएगी तो फिर से जाकर के थ्योरी पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए और बुक्स के बाद आप एमसीक्यूज जो है वो हल करिएगा। तो आप सभी का एक बार फिर से चैप्टर 5 के एमसीक्यूज के बारे में इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। हाँ, इसके बाद हमारा चैप्टर 6 और चैप्टर 14 और 17 ये तीन ही बड़े चैप्टर रहेंगे। तो इन तीन चैप्टर के बाद अपना जीएफ एंड एआर का सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगले 6 वीडियो में अपने जो जीएफ एंड एआर का सिलेबस है वो मित्रों पूरा हो जाएगा। मैं आपके लिए लगातार करंट अफेयर के सेशंस लेकर के आता रहूँगा। करंट अफेयर्स भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, अध्याय 5 में मित्रों हमने जो पढ़ा था वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था। नियम 61 से लेकर के 73 तक हमने पढ़ा था। 61 से 73 तक के सारे नियम जो हमने पढ़े थे उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी प्राधिकारी में प्रत्यायोजित नहीं की गई है। राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी में प्रत्यायोजित नहीं की गई है वे किस में विहित है। पहली बार तो ये लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और अपना जो नियम 61 कह रहा है मित्रों, इससे संबंधित नियम 61 कह रहा है, जो इस अध्याय का पहला ही नियम है वो 61 ये कह रहा है कि ऐसी वित्तीय शक्तियां, किस प्रकार की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स की बात कर रहा है कि ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी में प्रत्यायोजित नहीं की गई हो, ऐसी वित्तीय शक्तियां जिनका किसी में प्रत्यायोजित नहीं किया गया हो वो राज्य के वित्त विभाग में निहित होगी। किस में निहित होगी? राज्य के वित्त विभाग में। ऐसी वित्तीय शक्तियां जिनका प्रत्यायोजन, जिनका डिलीगेशन किसी में नहीं किया गया हो, प्रत्यायोजन किसी को नहीं हो, वो किस में विहित होगी या वो किस में निहित होगी? तो वो राज्य के वित्त विभाग में मित्रों निहित होगी। और इसकी जो व्याख्या है वो नियम 61 आपका कर रहा है। राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी प्राधिकारी को, किसी अधिकारी को, किसी सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई है वे किस में निहित होगी। लास्ट ईयर के एग्जाम में ये सवाल आया था मित्रों और वो आपके जो है वो होगी विहित वित्त विभाग में। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जीएफ एंड एआर के नियम 63 का संबंध किससे है? जो नियम 63 कह रहा है वो किससे संबंधित है? तो मित्रों देखिए, जीएफ एंड एआर का नियम 63 हम बात करते हैं नियम 63 के बारे में। और नियम 63 हमें जो कह रहा है मित्रों वो कह रहा है भूतकाल के प्रकरणों की वित्तीय शक्तियों के बारे में। किसके बारे में कह रहा है? भूतकाल के प्रकरणों के बारे में वित्तीय शक्तियां, भूतकाल के प्रकरणों के बारे में वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कर रहा है। तो देखिए, जीएफ एंड एआर के नियम 63 का संबंध है पिछले मामलों में वित्तीय शक्तियां अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग अपने पद के अतिरिक्त अन्य पद के चालू कार्यभार में शक्ति और हानियों आदि का अपलेखन। तो इसका राइट आंसर है यह है मित्रों, नियम 63 का जो संबंध है पिछले मामले भूतकाल में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन। अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्ति का जो प्रयोग है मित्रों, अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्ति का प्रयोग आप नियम 62 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? ये जो है नियम 62 में पढ़ेंगे। अपने पद के अतिरिक्त अन्य पद के चालू कार्यभार में शक्ति मित्रों आप नियम 64 में पढ़ेंगे। हानियों आदि का अपलेखन, इससे संबंधित नियम 66 है। अब इस नियम की 63 की मैं बहुत अच्छे से व्याख्या पहले कर चुका हूं, फिर से कर रहा हूं। यदि कोई भी अधिकारी जिसको प्रत्यायोजन के दिनांक से पहले का कोई प्रकरण शुरू हुआ हो, प्रत्यायोजन की दिनांक जिस दिन मिस्टर अधिकारी को फाइनेंशियल पावर का डेलीगेशन किया हो, इस दिनांक से पूर्व में कोई मैटर शुरू हुआ हो, पूर्व में कोई वित्तीय प्रकरण शुरू हुआ हो, वित्तीय प्रकरण
प्रत्यायोजन की दिनांक से पूर्व में कोई वित्तीय प्रकरण प्रारंभ हुआ हो, शुरू हुआ हो, और प्रत्यायोजन की दिनांक तक, प्रत्यायोजन की दिनांक तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ हो, अंतिम निर्णय नहीं हुआ हो, तो ऐसे भूतकाल के प्रकरणों के संबंध में नियम 63 कह रहा है कि वर्तमान जो डीडीओ है, वर्तमान फाइनेंशियल जो पावर रखता है, वो पुराने प्रकरणों में सुनवाई कर सकेगा या अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग है जो कर सकेगा। JF&AR का ये जो नियम 63 है वो इससे संबंधित कह रहा है। यदि किसी प्राधिकारी को अपने पद के अतिरिक्त किसी अन्य पद कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो वह उस पद की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। अभी देखो, हमने नियम 64 देखा, अपने पद के अतिरिक्त अन्य पद के चालू कार्यभार के संबंध में। तो इससे संबंधित मित्रों जो बात कह रहा है वो कह रहा है नियम 64, और ये मैं आपको पिछली क्लास में थ्योरी में बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर उसको देख लें। यदि किसी प्राधिकारी को अपने पद के अतिरिक्त किसी अन्य पद कर्तव्यों का निर्वहन करने से नियुक्त किया जाता है तो उस पद की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो वह उस पद में शामिल प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, उस पद में शामिल वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग वह दोनों कर सकता है। और प्रशासनिक शक्तियों का कर सकता है, वित्तीय शक्तियों का कर सकता है, कानूनी शक्तियों का नहीं कर सकता है, विधायी शक्तियों का नहीं कर सकता। ए व बी दोनों, एक व दो दोनों, यानी ए व बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी मित्रों, आपके ए व बी दोनों। इस दोनों प्रकार की शक्तियों का जो प्रयोग है वो कर सकता है, लेकिन यदि उसको किसी एक्ट के तहत कोई शक्ति प्रदान की गई हो, अगर कोई इसका स्पेशल रीजन नहीं हो या स्पेशल ऑर्डर के तहत ट्रांसफर नहीं की गई हो, तब तक वह उन विधायी शक्तियों का भी प्रयोग नहीं कर सकता। ये आपका प्रश्न नंबर 3। हानियों का अपलेखन करने की समस्त स्वीकृतियां प्रत्येक मामले में जांच के लिए किसे भेजी जाएगी? पहली बात, हानियों का अपलेखन, हानियों का अपलेखन, राइट ऑफ लॉसेस, इससे संबंधित मित्रों आपका बात कह रहा है नियम नंबर 66। हमने पहले देखा था अभी पिछले प्रश्न में ही, नियम 66 कह रहा है हानियों के अपलेखन। अच्छा, हानियों का अपलेखन करने की समस्त सैंक्शंस प्रत्येक मामले में जांच के लिए किसे भेजी जाएगी? तो ये जो प्रत्येक मामले में जो मित्रों है जांच के लिए राज्य सरकार के महालेखाकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग को नहीं भेजी जाएगी, राज्यपाल को नहीं भेजी जाएगी, कोषागार को नहीं भेजी जाएगी, राज्य सरकार के एजी को भेजी जाएगी, महालेखाकार को भेजी जाएगी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। और हानियों का अपलेखन से संबंधित जो नियम है वो 66 है। स्क्रूटनी हेतु, संवीक्षा हेतु किसे भेजी जाएगी? राज्य सरकार के एजी, राज्य सरकार के महालेखाकार को भेजी जाएगी। किसी प्रधानाध्यापक को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, यहां में प्रश्न पूरा नहीं है, किसी प्रधानाध्यापक को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कौन नहीं कर सकता? इस तरह से कर लो। देखिए, किसी भी प्रधान अध्यापक को, एक उदाहरण से बताया है, किसी भी प्रधान अध्यापक को जो प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग है वो कौन नहीं कर सकता है। देखिए, यहां मैं आपको जाना चाहता हूं वापस से नियम नंबर 62। आपको सारे नियम याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो कह रहा है। नियम नंबर 62 कह रहा है अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए। तो देखिए, प्रधानाध्यापक है, उससे अधिक सक्षम प्राधिकारी कौन कौन है? उसकी शक्तियों का, उसकी किस प्रकार की शक्तियों का? तो मित्रों उसकी केवल और केवल वित्तीय शक्तियों की बात कर रहा है। उनकी वित्तीय शक्तियों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जा सकता है। निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि निदेशक शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक से उच्चतर अधिकारी और वह सक्षम प्राधिकारी भी है। किसी भी सक्षम उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। इन दोनों के अलावा यदि कोई और सक्षम उच्च प्राधिकारी हो तो वो भी कर सकता है। तो कौन नहीं कर सकता? प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त अन्य कोई प्राधिकारी नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त कोई अन्य कोई अधीनस्थ, यहाँ अधीनस्थ लिख लेना, अधीनस्थ प्राधिकारी नहीं कर सकता। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि इनसे जो नीचे का है वो इनकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
किसी सहायक कलेक्टर को उपखंड अधिकारी के रिक्त पद पर अतिरिक्त कार्यभार अस्थायी रूप से सौंप दिए जाने पर वह उपखंड अधिकारी की निम्न में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूं मित्रों, बहुत ध्यान से प्रश्नों को देखा करो, बहुत ध्यान से। इस प्रकार के प्रश्न आते आते गलत हो जाएंगे। तो कौन से शक्तियों का प्रयोग अपने जो सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किए जा सकेंगे, जिसको एक्स्ट्रा कार्यभार सौंपा गया। प्रशासनिक शक्तियों का तो किया जाता है, वित्तीय शक्तियों का किया जाता है, विधिक शक्तियों का इसका प्रयोग है जो नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी में भी उपयुक्त 1 व 3, तो 1 का तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डी भी नहीं है। तो इसलिए अगर कोई भी एडीएम को किसी भी एसडीएम का चार्ज दिया जाता है तो वह एसडीएम में निहित उसकी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, उसकी लीगल राइट्स का प्रयोग वह नहीं कर सकेगा। भूमि देने, राजस्व एवं अन्य रियायत देने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य प्रत्यायोजन से प्राप्त शक्तियों में वर्णित सीमा से अधिक रियायतों के आदेश जारी करने के लिए क्या आवश्यक है। नियम 65 याद करो मित्रों अच्छे से। नियम नंबर 65, भूमि देने, राजस्व एवं अन्य रियायतें इनके संबंध में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य प्रत्यायोजन से प्राप्त शक्तियों में वर्णित सीमा से अधिक रियायतों के आदेश जारी करने के लिए किसकी अनुमति जरूरी है मित्रों। तो यहाँ पर जो जरूरी अनुमति है वो है वित्त विभाग की अनुमति इसके लिए जरूरी है। वित्त विभाग की अनुमति के बिना आप किसी भी प्रकार का भूमि देना या राजस्व की माफी या राजस्व छोड़ने जैसे स्वीकृतियां हैं वो नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वित्तीय स्वीकृति की सूचना महालेखाकार को दी जाना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो मित्रों इसको। कौन से सैंक्शन की सूचना आपको महालेखाकार को देना जरूरी है। नियम नंबर 68, नियम 68। मैं फिर से कह रहा हूं सारे नियम आपको याद नहीं करने हैं, मैं तो आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो है इस रिवीजन के बहाने भी याद हो जाए। जो नियम 68 है वो कह रहा है वित्तीय स्वीकृति की सूचना, वित्तीय स्वीकृति इसकी सूचना महालेखाकार को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? महालेखाकार को। लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो महालेखाकार को देना जरूरी नहीं है। प्रश्न यही कह रहा है कि इनमें से कौन सी दी जानी आवश्यक है। क्या किसी भी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति संबंधी आदेश की उसके आदेश जो है सैंक्शन का, उसकी सूचना एजी को देना जरूरी है? नहीं जरूरी है। कर्मचारियों का ऋण एवं अग्रिम की सूचना देनी जरूरी है? नहीं। अस्थायी पदों को जारी रखने, पद समाप्त करने संबंधी समस्त सैंक्शन ये भी देना जरूरी नहीं। हाँ, खनिजों के लिए जो रियायत के आदेश है, इस प्रकार के आदेश जो मित्रों हैं वो आपको वित्तीय स्वीकृति महालेखाकार को दी जानी आवश्यक है। प्रश्न संख्या अगला, स्वीकृतियां कब प्रभावी होगी इसका प्रावधान सामान्य वित्तीय लेखा के किस नियम में रखा गया है। स्वीकृतियां कब प्रभावी होगी इसका प्रावधान मित्रों कौन से नियम है? नियम नंबर 70 में है। कब प्रभावी होगी? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? जारी होने की दिनांक से। जारी होने की दिनांक से। यदि उस सैंक्शन में पर्टिकुलर कोई डेट नहीं मेंशन की गई हो तो कोई भी सैंक्शन जारी होने की दिनांक से जो है लागू होगी। दूसरा, स्वीकृति में उल्लिखित दिनांक से। यदि कोई सैंक्शन जारी की जाती है और उसके अंदर ही ये बात लिखी जाती है कि ये जो सैंक्शन है ये आगामी इस तिथि से जो जारी रहेगी, तो उसमें उस लिखी गई तिथि के अनुसार जो सैंक्शन है वो जारी रहती है। तो यहाँ पर आपको नियम 70 समझ में आ गया होगा कि स्वीकृतियां कब प्रभावी होगी, इसको लेकर के नियम 70 है। 70 में कहा गया है कि स्वीकृतियां या तो जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगी या स्वीकृति में उल्लेखित दिनांक से, जिस दिनांक से प्रभावी होना इस स्वीकृति के अंदर लिखा गया है उससे, और यदि बजट प्रावधानों के अनुसार है, यदि सैंक्शन बजट प्रावधानों के अनुसार है, यदि सैंक्शन बजट प्रावधानों के अनुसार है मित्रों, तो वो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सैंक्शन पूरी हो जाएगी। तो उस वित्तीय वर्ष तक वो जो है जारी रहेगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। समस्त वित्तीय स्वीकृति में से निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए। इन सैंक्शंस में कौन कौन से तथ्य होने चाहिए? उसमें लेखा मद का वर्गीकरण होना चाहिए। हाँ, किस हेड से वो जो सैंक्शन है वो दी जा रही है, इसका क्लासिफिकेशन उस सैंक्शन के अंदर होना चाहिए। बजट उपलब्धता, इसका भी उल्लेख होना चाहिए कि बजट उपलब्ध है या जो है पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट लिया जाएगा, ये भी इसमें उल्लेख होना चाहिए। उसकी भाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए और असंदेहास्पद स्वरूप होना चाहिए। उपयुक्त तो सभी। तो इस प्रश्न का मित्रों सरल सा उत्तर है कि एक सैंक्शन में ये सारे के सारे जो गुण हैं वो होने चाहिए।
अगला प्रश्न, सामान्य वित्तीय और लेखा नियम के किस नियम में स्वीकृतियां कब व्यपगत होगी, कब लैप्स होगी? ये बात कौन से नियम में लिखी गई है? अभी हमने पीछे देखा था कि कब प्रभावी होगी, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि कब व्यापगत होगी, कब लैप्स होगी। इसको लेकर के कब व्यापगत होगी, कोई भी सैंक्शन कब लैप्स हो जाएगी, इसको लेकर के जो है वो कौन सा नियम है मित्रों? तो इसको लेकर के नियम है नंबर है 72, वो इसका सही व्याख्या कर रहा है। कोई भी सैंक्शन स्वीकृतियां कब व्यापगत होती है? जारी होने की तिथि से 12 महीने के भीतर भीतर। कब से? पहला है जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर कोई भी सैंक्शन है वो इतनी ही रहेगी। दूसरा, यदि कोई अवधि उस सैंक्शन के अंदर अलग से दी गई हो, मेंशन की गई हो, तो उस अवधि तक, यदि स्वीकृति की अवधि स्वीकृति में ही दे रखी हो तो उस अवधि तक, और अधिकतम 3 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। यदि स्वीकृतियों के उसके प्रभावी होने की कोई विशेष तिथि अंकित नहीं हो, ध्यान से पढ़ो, यदि स्वीकृति, ये सब नियम जो है 71 72 से संबंधित है, और आपको इनमें से नियम 72 से संबंधित है। 71 में तो कब व्यापगत होगी, 72 में कब तक जारी रहेगी, इससे संबंधित है। यहाँ से देखो, यदि स्वीकृति में उसके प्रभावी होने कोई विशेष तिथि अंकित नहीं हो तो सभी नियम, स्वीकृतियां या आदेश कब, किस तिथि से प्रभावी होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो वो जो है उनके जारी होने की तिथि से, अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया ही था कि उनके जारी होने की तिथि से वो जो है स्वीकार, मतलब इन फोर्स आ जाएंगे। एक वित्तीय स्वीकृति उसके जारी होने की तिथि से कितने समय बाद व्यापगत हो जाएगी? यदि स्वीकृति की राशि का कोई भी भाग इस अवधि में भुगतान नहीं किया गया हो, चाहे सैंक्शन का आंशिक रूप से कोई भी भुगतान नहीं किया गया हो, या सैंक्शन का पूर्ण रूप से कोई भी भुगतान नहीं जारी किया गया हो, या क्रय आदेश जारी नहीं हुआ हो, ऐसी स्थिति में एक वित्तीय स्वीकृति उसके जारी होने की तिथि से कितने समय बाद व्यापगत हो जाएगी? तो जारी होने की तिथि से 12 माह बाद वो लैप्स हो जाएगी। जब किसी वित्तीय स्वीकृति में यह उल्लेख हो कि वह किसी वर्ष विशेष के बजट प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, वह उस वर्ष विशेष में बजट प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। वह बजट प्रावधानों के अनुसार हो तो ऐसी स्थिति में वो कब लैप्स हो जाएगी? वो सैंक्शन है जो कब लैप्स हो जाएगी? तो वो सैंक्शन मित्रों उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही लैप्स हो जाएगी, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही। और वित्तीय वर्ष की समाप्ति अगर नहीं दे रखा हो तो ऐसा भी दे सकता है 31 मार्च को, तो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वो जो सैंक्शन है लैप्स हो जाएगी। यदि उसमें किसी वर्ष व्यय का जो वर्ग विशेष के बजट के प्रावधानों के अनुसार किया जाना उसमें लिखा गया हो तो वो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी। तो ये थे मित्रों चैप्टर 5 के सारे MCQ जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप सभी लोगों का स्नेह लगातार मिलता रहे। यदि आपको सेशन अच्छा लिखा तो यस लिख करके ज़रूर जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, जिसका मैं यहाँ पर लिंक पिन कमेंट में पिन करवा रहा हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले ही किसी एक मज़ेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।